सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज हम सेट नंबर 23 पढ़ने वाले हैं। साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का सेट है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी ब्लड में यदि आप एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है गायनिकोलॉजी, ऑप्शन सी है सीरोलॉजी और ऑप्शन डी है बायोलॉजी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीरोलॉजी कहा जाता है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो सीरोलॉजी कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो पार्सेक जो है, तो पार्सेक किसकी इकाई होती है? पार्सेक ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की चाल की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। तो पार्सेक क्या है? तो कहेंगे यह दूरी की इकाई है। दूरी की। तो पार्सेक से क्या होता है? तो खगोलीय वस्तु की दूरी मापी जाती है। यानी कोई भी सौरमंडल के बाहर खगोलीय पिंड की बड़ी दूरी होती है, उसकी माप की जाती है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है? तो कहिएगा एक पार्सेक बराबर 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होगा? तो कहिएगा 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। 3 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में भोजन जो है ये कम समय में तैयार हो जाता है, जबकि यदि हम केतली में खाना बनाए तो उसमें समय लगेगा, ज्यादा समय लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है जल का क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन सी है भोजन कम ऊष्मा लेता है और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जल का जो क्वथनांक है ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो कम समय में पानी खौलने लगेगा और भोजन आपका कम समय में तैयार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यानी भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून में क्या है? तो वन अनुसंधान संस्थान है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? यदि हम पारे वाले लैंप की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए है कम दाब पर पारा, ऑप्शन बी है अधिक दाब पर पारा, ऑप्शन सी है नियॉन और पारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कम दाब पर उसमें पारा रहता है। किसमें? तो कहेंगे विद्युत मरकरी लैंप में। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी तितली, तो तितली का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है लेपिडिटेरियोलॉजी और ऑप्शन डी है पोलिनोलॉजी। तो 6 नंबर यानी तितलियों का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कहिएगा लेपिडियोटेरियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। यदि हम इक्थियोलॉजी की बात करें तो कहेंगे मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन क्या कहलाएगा?
तो कहिएगा इक्थियोलॉजी, यानी मछली संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। यदि एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी क्या है, तो कहेंगे कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो कहिएगा एंटोमोलॉजी कहलाएगा। यदि पोमोलॉजी की बात करें, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कहिएगा फल संबंधित अध्ययन। फल संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहिएगा, कहिएगा तो पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन ए है थॉमस ने, ऑप्शन बी है जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे, कब किए थे, तो कहिएगा 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में जे थॉमस ने क्या किए थे, तो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, एक समान मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र की संख्या होती है 46। कितना होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि गुणसूत्र की संख्या पूछे, गुणसूत्र की संख्या तो कितना कहिएगा, 46 कहिएगा। ठीक है। यदि जोड़ी में पूछे गुणसूत्र की जोड़ी कितनी होती है, जोड़ी में कितनी होती है, तो जोड़ी में कितना होगा, तो कहेंगे 23। ठीक है, 23 जोड़ी होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, यानी ओजोन परत के, जो ओजोन परत है, ओजोन परत तो इसके क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत क्या है, तो कहिएगा यह पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। यदि ओजोन परत पूरी तरह से क्षय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये आपका पराबैंगनी किरण के अवशोषण नहीं कर सकता है। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि ये पराबैंगनी किरण आपके स्किन पर डायरेक्ट पड़ेगा, जिससे आपको स्किन कैंसर होने की संभावना है। तो कह रहा है कि जो ओजोन परत के क्षरण में कौन सा उत्तरदायी है, ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहा जाता है, CFC उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, तो ऑप्शन ए है प्रजनन में बाधा डालता है, ऑप्शन बी है मच्छर के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, और ऑप्शन डी है मच्छर को भगाता है। ठीक है, तो जब भी आप स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालिएगा तो उस समय क्या होगा कि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिसके कारण पानी के सतह पर जितने भी लार्वा होंगे वो पानी में डूब जाएंगे, और इनके पानी में डूबने से क्या होगा, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण लार्वा की मृत्यु हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहिएगा, तो कहिएगा लार्वा की सांस में बाधा आग पहुंचता है, इसलिए। ठीक है, तब कभी भी स्थिर पानी में मिट्टी के तेल डालिएगा तो स्थिर पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे लार्वा पानी में डूब जाता है। चलिए
अगला प्रश्न है 11 नंबर, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो कहिएगा हाइड्रोजनीकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण विधि कहा जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? तो कहिएगा हाइड्रोजन गैस के प्रयोग किया जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है। चलिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबला हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएंगे जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, लार का प्राकृत कैसा होता है? यानी जो लार है, लार, तो लार किस नेचर का होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उभयधर्मी और ऑप्शन डी है निष्प्रभावी। ठीक है, तो जो लार होता है क्या होता है? तो कहेंगे अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो कहेंगे अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। लार का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान तो कहिएगा 6.7 होता है। तो 6.7 क्या है? तो कहेंगे कम अम्लीय है, कम अम्लीय है। तो किस नेचर का होगा लार? तो कहिएगा अम्लीय नेचर का होगा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है बेरिलियम और ऑप्शन डी है स्ट्रोंशियम। तो जब भी आप पटाखा को बजते हुए देखे होंगे, ठीक है, पटाखा फूटते हुए, तो उसमें क्या होता है कि हरा, लाल, पीला रंग का उसमें से प्रकाश निकलता है। तो यहाँ से कह रहा है जो हरा रंग निकलता है किसके कारण निकलता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बेरिलियम के कारण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बेरिलियम के कारण। यदि लाल रंग पूछे तो कहिएगा स्ट्रोंशियम के कारण, लाल रंग का निकलना। लाल रंग क्यों निकलेगा? तो कहिएगा स्ट्रोंशियम के कारण। ठीक है, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण निकलेगा। यदि पीला रंग पूछे, पीला, तो कहिएगा सोडियम के कारण। सोडियम के कारण कौन रंग निकलेगा? तो कहिएगा पीला रंग। ठीक, पीला रंग सोडियम के कारण। ठीक है, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण और हरा रंग बेरियम के कारण। चलिए 14वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव का हृदय कितने कोष्ठ का होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वृक्ष की आयु का पता हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है उसकी ऊंचाई मापकर, ऑप्शन बी है वार्षिक वलय की संख्या गिनकर, उसके बाद कह रहा है शाखाओं की संख्या गिनकर, उसके बाद डी में है आयु मापने का कोई तरीका नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक वलय की संख्या गिनकर हम वृक्ष के आयु का पता लगा सकते हैं कि वृक्ष कितना साल पुराना है। ठीक, चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यानी प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है चमड़ा, ऑप्शन सी है नाइलॉन और ऑप्शन डी है रेशम। तो क्या कहेंगे? तो कहिएगा नाइलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, ये संश्लेषित है, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल है यानी कृत्रिम है। चलिए 17वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है?
तो गुरुत्वाकर्षण का मान यानी जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा? अगर हम सर्वाधिक की बात करेंगे तो कहाँ पे कहिएगा ध्रुव पर। ध्रुव पर क्या होगा? तो कहेंगे सबसे अधिक होगा ध्रुव पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार के ऊपर, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा पर, और ऑप्शन डी है अंटार्कटिका पर। तो अंटार्कटिका पर जो है ये आपका सर्वाधिक होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि जी का मान पूछे, जी का मान गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, ठीक है, तो कहिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ध्रुव पर जो होगा ना तो इससे अधिक होगा, हल्का इससे अधिक होगा। आप पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होता है 0 होता है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ होगा? तो कहिएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर इससे कम होगा, यानी भूमध्य रेखा पर 9.78 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? तो कहिएगा आपका गुरुत्वाकर्षण का मान हो गया, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है, केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अगर केल्विन पैमाने पर देखें तो केल्विन पैमाने पे मानव का यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो देखिए, यदि हम फॉरेनहाइट की बात करें तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर होता है। यदि हम सेल्सियस में बात करें तो कहिएगा 36.6 डिग्री सेल्सियस, 36.6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या पूछा है? केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में कितना होगा? तो कहिएगा 310 केल्विन। केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होगा, 310 केल्विन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉरेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट, सेल्सियस में पूछे तो 36.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों पर कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंखों पर कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए है कॉर्निया पर, ऑप्शन बी है आइरिस पर, ऑप्शन सी है प्यूपी पर, और ऑप्शन डी है रेटिना पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, एड्स किससे होता है? एड्स किससे होगा? तो ऑप्शन ए है विषाणु से, ऑप्शन बी है फफूंदी से, ऑप्शन सी है कृमि से, और ऑप्शन डी है विषाणु से। तो वायरस से एड्स फैलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी यानी विषाणु से। कौन वायरस? तो वायरस का नाम है HIV, ठीक है, HIV। और HIV के जांच का नाम क्या है? जांच का तो कहिएगा एलिसा टेस्ट कहा जाता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट कहा जाता है, यानी एलिसा जांच होता है, ठीक। चलिए 21वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा जो है किस गैस का प्रयोग करेगा, किस गैस का अवशोषण करेगा? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? यदि हम कंकाल की बात करें तो जन्म के बाद इसमें विभाजन होता है। यदि तंत्रिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र में, उसके बाद ऑप्शन सी है संयोजी में और जनन अंग में। तो इस सब में होता है, तंत्रिका में नहीं होता है, तंत्रिका में नहीं होता है। तो जो भी न्यूरॉन सिस्टम है उसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, किस तरह? तो पानी में
हवा के जो बुलबुला है, ठीक है, वो अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। यानी पानी का बुलबुला जो है वो हवा में, ठीक है, यानी पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला कैसे कार्य करेगा, कैसे व्यवहार करेगा? तो कहेंगे अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, हंसने वाले गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। यदि हम N2O क्या होता है तो कहिएगा N2O रासायनिक सूत्र हो गया किसका? तो हंसने वाले गैस के रासायनिक सूत्र हो गया N2O, और रासायनिक नाम पूछे तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए 25 नंबर और लास्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो प्रतिरक्षा करने वाले विटामिन का नाम क्या है? तो कहेंगे विटामिन ए, विटामिन ए। और विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ होता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। जो विटामिन ए का स्टोरेज, ठीक है, कहाँ पे होता है? अगर स्टोर की बात करें तो कहिएगा लीवर करता है, यानी यकृत विटामिन ए को स्टोर करता है, ठीक है। तो चलिए 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है।